टैरो काफ़ी कम लोगों को पता है कि टैरो से क्या हो सकता है। तो एक्चुअल में पहला सवाल मैं आपको पूछूंगा, टैरो है क्या, उसके बारे में बताइए। और कहीं आप अटकने वाले हो तो टैरो रीडर आपको सोल्यूशन देता है। सो मोर ओवर इन लेमैन टर्म्स अगर हम कहें तो टैरो प्रेडिक्शंस ज़रूर करता है, लेकिन टैरो इज़ अ बेस्ट गाइडेंस। तो टैरो के बारे में सबसे बड़ी मिथ अब तक आपको क्या पता चली जो आप इस एपिसोड के थ्रू दूर करना चाहेंगे? सो टैरो को लेके और टैरो रीडर्स को लेके लोगों को बहुत सारे मिथ्स है। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि लोग डरते हैं एक टैरो कार्ड रीडर के पास आने से पहले। सोचते हैं कि ये कुछ बोल देगा और अगर इसने कह दिया कि मेरा ये नहीं होगा, अगेन टैरो इज अ गाइडेंस, वो आपको गाइड कर रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रणवीर के बारे में। उसके बारे में कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसकी प्रोफेशनल लाइफ के कि आगे जाके इससे भी बड़ा पॉडकास्टर बनेगा। ओके, एक चीज जो सारी दुनिया जानती है वो टैरो भी जानता है। तो टैरो ने कहा कि पिछले कुछ महीने, पिछला कुछ वक्त रणवीर की जिंदगी के बहुत खराब गया है। इंसान आपके पास आता है और अपने कॉम्पिटिटर्स का प्रेडिक्शन करना चाहता है, तो आप करते हैं या नहीं करते? करती जरूर हूँ, लेकिन यहाँ पे भी एक थोड़ा सा एक ट्विस्ट है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन आप पूछो। वो इंसान आपके साथ बैठा है और आप पूछ रहे, ठीक है, या तो फिर उनकी परमिशन है तो ही हम उनके पर्सनल लाइफ के बारे में वी एंटरटेन क्वेश्चंस। तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस एक टैरो रीडर को नहीं पूछने चाहिए? मैं दूसरे लोगों की बात तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद की बात ज़रूर करूँगी कि ये जो बर्थ और डेथ है ये ऊपर वाले के हाथ में है। राइट। तो ये सवाल नहीं पूछने चाहिए कभी भी किसी को भी। सबसे पहले थैंक यू उर्वी जी, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आज हमारे इस पॉडकास्ट में एपिसोड में आके टैरो क्या है एक्चुअली में वो बताएंगे हम हमारी ऑडियंस को। साथ ही में आपके 14 साल के एक्सपीरियंस को आज हमारे ऑडियंस के साथ आप शेयर करेंगे और एक्चुअल में टैरो के साथ आप अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट करके अपनी लाइफ को और स्मूथ कैसे बना सकते हैं उसके बारे में आज इस एपिसोड को हमने डिज़ाइन किया। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच उर्वी जी। थैंक यू सो मच हितेन जी इन्विटेशन के लिए। और जैसे टैरो का जो मिथ है टैरो की, कि टैरो बेसिकली हम काफ़ी कम लोगों से सुनते हैं एज़ कम्पेयर टू एस्ट्रोलॉजी और एज़ कम्पेयर टू न्यूमरोलॉजी। ज़्यादा करके अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले अगर प्रिडिक्शंस की बात करते हैं या हमारी लाइफ में कोई अड़चन आती है तो हम सोचते हैं कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए या फिर न्यूमरोलॉजी के पास जाइए, या फिर हम स्टोन्स की तरफ जाते हैं कि कोई स्टोन्स पहनने से हमारी लाइफ चेंज होती है नहीं होती है, या फिर वो दिक्कत है वो हमारी लाइफ से निकलती है कि नहीं निकलती। टैरो काफ़ी कम लोगों को पता है कि टैरो से क्या हो सकता है। तो एक्चुअल में पहला सवाल मैं आपको पूछूंगा, टैरो है क्या, उसके बारे में बताइए। ओके, अभी जो आपका सवाल है उसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है मेरे पास। जब भी हम लाइफ में कंफ्यूज्ड होते हैं, डरे हुए होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? हम उस ऊपर वाले की तरफ रुख करते हैं और कहते हैं, हे भगवान मुझे बचा ले, इस सिचुएशन में से मुझे बाहर निकाल ले। तो भगवान बड़ा स्मार्ट है। भगवान सोचता है कि हर एक बात के लिए मैं इस मनुष्य नाम के प्राणी के पास नीचे जाऊंगा तो फिर मैं फंस जाऊंगा, मैं अटक जाऊंगा। तो भगवान ने एक सिंपल सॉल्यूशन किया, भगवान ने गुरु को बनाया। अब पहले के ज़माने में क्या था कि जब हम अटक जाते थे या हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता था तो हम जिसे अपना गुरु मानते थे, हम जिन्हें अपना आदर्श मानते थे, हम उनके पास जाते थे और हम उनको कहते थे कि यहाँ पे मैं अटक गया हूँ गुरुजी, आप प्लीज़ मुझे कोई सोल्यूशन दीजिए, यहाँ से मुझे बाहर निकालिए। तो फिर गुरु हमें या तो कभी कोई सोल्यूशन देते थे, कोई रेमेडी देते थे, या तो सिर्फ इतना कहते थे कि थोड़ी देर रुक जाओ, धीरज रखो, पेशेंस रखो, ये प्रॉब्लम आपका खुद से सॉल्व हो जाएगा। तो जहाँ पे हमें अपने गुरु पे इतना विश्वास होता था, हम घर आते थे, आराम से लेट के सो जाते थे। ओके, लेकिन आज के ज़माने में सबसे पहले तो इतने ऑथेंटिक गुरु है ही नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। तो अगर आज हम अटकते हैं कहीं पे और हम उन गुरु के पास गए तो सोचो कि होगा क्या। हम जाएंगे, वो गुरु हमें कहेंगे कि आप ये रेमेडी कर लो, ये सॉल्यूशन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। आजकल क्या है ना हितेन जी, हमारा जो लॉजिकल माइंड है ना वो कांस्टेंट सोचते रहता है, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। घर आने के बाद हम सोचते हैं ये उसने जो कहा ये
मैं करूं तो सब ठीक हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे सिर्फ एक धागा बांधने से थोड़ी चीजें ठीक होती है। तो ये कांस्टेंट ओवर थिंकिंग की वजह से ना हम वो चीज करते हैं, ना कुछ ठीक होता है। तो फिर अब जो आपका सवाल है टैरो है क्या, तो टैरो का रोल यहाँ से शुरू होता है। जब एक इंसान अटक गया, रास्ते में फंस गया, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो वो टैरो के पास आए। अब टैरो करता क्या है? टैरो आपको गाइडेंस देता है। सो बहुत सारे टैरो रीडर्स को मैंने ये कहते हुए सुना है कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि टैरो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि टैरो फ्यूचर प्रेडिक्ट ज़रूर करता है, बट इट इज़ मोर ऑफ अ गाइडेंस। टैरो आपको कहेगा कि अगर आप इस रास्ते पे जाओगे तो आपके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती है, ये दिक्कतें आ सकती है। अगर आप इस रास्ते पे चलोगे तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये दिक्कतें आ सकती है, यहाँ आप ऐसे सक्सेसफुल हो सकते हो, और कहीं आप अटकने वाले हो तो टैरो रीडर आपको सोल्यूशन देता है। सो मोर ओवर इन लेमैन टर्म्स अगर हम कहें तो टैरो प्रेडिक्शंस ज़रूर करता है, लेकिन टैरो इज़ अ बेस्ट गाइडेंस। उसे आप गाइडेंस के हिसाब से देखिए। और बेहतर तरीके से कहूँ तो आजकल के मॉडर्न ज़माने का जो गुरु है ना, वो टैरो है। ओके, तो जैसे आपने कहा कि टैरो इज जस्ट मीडियम वेयर यू कैन फाइंड योर पाथ मोर स्मूथली, और ये एक्चुअल पाथ आपको मिल सकता है, आपके एक्चुअल डेस्टिनेशन की तरफ टैरो गाइड कर सकता है। करेक्ट। एज कम्पेयर टू जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं या न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, उसमें आपको एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन दिया जाता है कि आप ये सॉल्यूशन, ये रेमेडी करिए, या फिर स्पेसिफिक इस तरीके से आप अपनी जो दिक्कत है वो दूर कर सकते हैं इस सॉल्यूशन को अप्लाई करके। जबकि टैरो में आपने कहा कि टैरो एक आपको गाइडेंस देता है एज कम्पेयर टू एस्ट्रोलॉजी। यस। तो दूसरा मैं सवाल आपको पूछूंगा कि टैरो के बारे में काफ़ी सारी मिथ्स है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको कहा कि टैरो में एक्चुअल टैरो है क्या, अब तक किसी को नहीं पता है। तो टैरो के बारे में सबसे बड़ी मिथ अब तक आपको क्या पता चली जो आप इस एपिसोड के थ्रू दूर करना चाहेंगे? मेरे 14 साल के ये जो मेरा ज्ञान और विज्ञान का जो मेरा सफ़र रहा है, उसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि टैरो के लिए लोगों को मिथ्स ज़रूर है, और काफ़ी मैं आपके इस एपिसोड से वो चीज़ कहना चाहूँगी कि काफ़ी टैरो कार्ड रीडर्स को भी एक मिथ है कि हमारे पास बहुत पावर्स है, बहुत सारी दैवी शक्तियाँ हैं, और हम कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ डिफरेंट लोग हैं। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। सो काफ़ी लोगों को टैरो के लिए ये मिथ ये भी है कि जब मैं किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाऊँगा या टैरो कार्ड रीडर के पास जाऊँगी तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मुझे मिल जाएंगे, सारे मेरे दुख वो इंसान हर लेगा। बट ऐसे नहीं होता। ठीक है। टैरो एक माध्यम है। ओके, तो वो माध्यम के ज़रिए हम लोगों को गाइड कर सकते हैं। हम किसी प्रॉब्लम में अगर फंस रहा है इंसान, तो उससे कैसे बाहर निकलना है, क्या सोल्यूशन है, रेमेडीज ज़रूर देते हैं हम, लेकिन हम कंप्लीटली उसे बचा नहीं सकते। मैंने 2-3 दिन पहले मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ जस्ट ऐसे ही डिस्कशन कर रही थी वाइल वॉचिंग अ पॉडकास्ट। उसमें क्या था, एक लेडी थी जो एक टैरो कार्ड रीडर है, डेफिनेटली मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं ले सकती। वो कह रहे थे कि मैंने सालों तक बहुत साधना की, मैं रोज़ दिन के 4 घंटे मेडिटेशन करती हूँ, मैंने कितनी तो क्रियाएं सीखी है, तब जाके मुझे टैरो एज अ गिफ्ट मिला है, और आज मैं सेवा कर रही हूँ, लोगों का भला कर रही हूँ। देखिए, अगर आपने बहुत सालों तक साधना की है, दैट्स ओके। अगर आप रोज़ 4 घंटे मेडिटेशन करते हो, इवन दैट्स ओके। लेकिन टैरो सीखने के लिए या टैरो रीडिंग करने के लिए आपको सालों तक साधना करने की ज़रूरत नहीं है। ना कि आपको ये 4 घंटे रोज़ के मेडिटेशन करना है, बट यस, आपको कार्ड्स के साथ कनेक्ट ज़रूर होना होता है। सो टैरो को लेके और टैरो रीडर्स को लेके लोगों को बहुत सारे मिथ्स है। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि लोग डरते हैं एक टैरो कार्ड रीडर के पास आने से पहले। सोचते हैं कि ये कुछ बोल देगा, और अगर इसने कह दिया कि मेरा ये नहीं होगा, अगेन टैरो इज अ गाइडेंस। वो आपको गाइड कर रहा है, आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो गाइडेंस के बाद आपके कर्म पे भी डिपेंडेंट है। राइट। सो या, तो जैसे आपने कहा कि टैरो सीखने के लिए सालों का आपको कह सकते हैं समय नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एज कम्पेयर टू अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें या न्यूमरोलॉजी की बात करें, रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया था
दिल्ली में, जहाँ पे मैंने कॉफ़ी कप रीडर के साथ एक पॉडकास्ट किया था। ओके। पहली बार मैंने सुना कि कॉफ़ी कप रीडिंग जैसी कोई चीज़ होती है, वाइन रीडिंग जैसी कोई चीज़ होती है। जी। कॉफ़ी कप रीडिंग अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटली, एंड अगर वाइन रीडिंग की बात करें इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रिटिश, यूके से ये ओरिजिन हुआ है। ओके। तो टैरो की बात करें तो टैरो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, टैरो का ओरिजिन कहाँ पे, क्योंकि अगर इंडियन माइंडसेट की बात करें तो वो ज़्यादा रिलेट करते हैं जो अगर जहाँ से वो कोई भी चीज़ इंडिया से ओरिजिन हुई है, जैसे एस्ट्रोलॉजी अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो इंडिया से ओरिजिनेटेड है ये, लेकिन अगर टैरो की बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। टैरो की बात करें तो उसका ओरिजिन बहुत स्टार्टिंग में लोग कहते थे कि इजिप्ट से उसका ओरिजिन हुआ है। कहते थे कि पहले जो टैरो कार्ड्स थे उनको एक कोड्स के ज़रिए यूज़ करते थे टू गिव मैसेजेस। फिर धीरे 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 लोग उससे अकस्तम होने लगे। फिर स्लोली उसे एज मैसेजेस टू पब्लिक, जैसे कि कोई मैसेंजर हमें किसी प्रॉब्लम का आंसर दे रहा हो तो धीरे धीरे इट स्टार्टेड कन्वर्टिंग टू बीइंग अ मैसेंजर। सो ऐसे करते फिर टैरो कार्ड्स बने। राइडर वेट टैरो कार्ड्स, ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स, ऐसे अलग अलग टैरो कार्ड्स मार्केट में अवेलेबल है। मैं पिछले 14 साल से ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स को फॉलो करती हूँ। या बिकॉज मैंने जिनसे सीखा और जैसे ही उन्होंने मुझे ये कार्ड्स दिखाए, ओशो ज़ेन और राइडर वेट दोनों, मेरा इंक्लिनेशन ज़्यादा करके ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स के तरफ हुआ। सो मैंने वो सीखना पसंद किया। जी। तो जैसे आपने कहा इसके पहले के आंसर में आपने कि सालों तक आपको ये जो विद्या है टैरो की वो सीखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आपको रिफ्रेम करूंगी उस बात को, साधनाएं करने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। साधनाएं करोगे तो टैरो आएगा, ये मैं नहीं मानती। तो अगर किसी नए फ्रेशर इंसान को, अगर फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात कर लूँ, आज अगर मुझे टैरो सीखना है तो मुझे कितना समय लगेगा एक प्रॉपर टैरो रीडर बनने के लिए? ओके, सो ये चीज़ ऐसे है जी कि जैसे आप अपनी बात कर रहे हो, आप या कोई भी, टैरो सीखना बड़ा आसान है। ओके, लेकिन अगर आपको उन टैरो कार्ड्स से किसी का भला करना है, किसी की लाइफ चेंजिंग में आपको एक मीडियमशिप प्ले करना है, या तो आप चाहते हैं कि उन टैरो कार्ड्स से आप किसी को गाइड करें, तो उसके लिए आपको उस कार्ड्स के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। और कनेक्ट होते ही आपको अपने इंट्यूशंस डेवलप करने हैं। जैसे आप कार्ड्स के साथ कनेक्ट होते जाओगे, आप अपने इंट्यूशंस डेवलप होते जाएंगे आपके खुद से। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। सीखना आसान है। जैसे कोई मुझे पूछता है कि टैरो कार्ड्स सीख सकता हूँ मैं, से आपने कहा तो टैरो कार्ड्स तो आप सीख जाओगे, लेकिन अगर आप रीडिंग करना चाहते हो तो यू नीड टू गो थ्रू दीज थिंग्स, यू नीड टू कनेक्ट। आपको कार्ड्स के साथ कनेक्ट होना है। फिर आप अपने इंट्यूशंस डेवलप कीजिए। आप उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूं कि आप स्विमिंग करना चाहते हैं, किसी दोस्त ने आपको बुक दे दिया और कहा कि हितेन आप ये बुक पढ़ लो, 10 इफेक्टिव वेज टू बी अ बेस्ट स्विमर। आप बैठ के वीकेंड पे बुक पढ़ लिया और मंडे को आप कहते हो मैं तो बन गया बेस्ट स्विमर क्योंकि मैंने बेस्ट बुक पढ़ ली। ठीक है, लेकिन जब आप स्विमिंग पूल की तरफ जाओगे, पानी की तरफ जाओगे, और जब पानी में नीचे उतरोगे, हाथ पैर मारोगे, तब आपको समझेगा कि एक्चुअल में कितना स्विमिंग आपने सीखा। सो टैरो का ऐसा ही है कि आप मार्केट में गए, आपने एक टैरो का बुक खरीद लिया, तो जो टैरो कार्ड्स होते हैं उसमें एक पिक्चर होता है। ओके, तो आप वो पिक्चर वो बुक में रहेगा और एक साइड पे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। तो टैरो रीडर तो आप बन गए, आपने कार्ड्स तो समझ लिए, लेकिन टैरो रीडिंग करने के लिए अब उन कार्ड के साथ आपको कनेक्ट होना है एंड उसके लिए मेडिटेशन करना है। तो आजकल का प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास इतना वक्त नहीं है। जैसे फास्ट फूड वैसे फास्ट मनी। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली मैं कहूँ ना आपके इस शो के जरिए कि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि कोविड के बाद स्पेसिफिकली 99 रुपीज़ में टैरो सीखिए, 149 रुपीज़ में टैरो सीखिए, टैरो कार्ड रीडर बन जाइए, सर्टिफाइड कोर्स। ओके, ठीक है, जैसे मैंने कहा बुक लेके भी आप सीख सकते हो, लेकिन रीडिंग फॉर दैट आपको कार्ड से कनेक्ट होना है। तो अगर आप उतना वक्त देना चाहते हो या दे सकते हो तो डेफिनेटली मैं कहूँगी ये बहुत ही अमेजिंग साइंस है। साइंस सालों पुराना है, लेकिन फिर भी इसे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि आप काफ़ी बार फ्लाइट से ट्रैवल करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे जो मैगजीन्स पढ़ी होती है, काफ़ी बार उन मैगजीन्स में भी टैरो का जिक्र होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी. तो जैसे आपने कहा कि इंट्यूशंस आपके स्ट्रांग होने चाहिए इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर. तो जहाँ तक इंट्यूशंस की बात करें, इज इट नेसेसरी कि जिस इंसान में ये इंट्यूशंस पहले से हो वही टैरो की तरफ जाए, या फिर टैरो रीडिंग सीखने के बाद भी आप अपने इंट्यूशंस को डेवलप कर सकते हैं? मैं ये कहूँगी हितेन जी कि इंट्यूशन ये जो वर्ड है ना, वो हर इंसान के अंदर है. लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हम उसे तराशते नहीं. जैसे ये दौड़ भाग वाली जो जिंदगी है ना, हम सुबह से लेके रात तक बस, ट्रेन, ऑफिस, अपने ये डेली एरेंड्स जो होते हैं वो पूरे करने के लिए इतना भागते रहते हैं कि हमारे पास 5 मिनट भी शांति से बैठ के अपने आप के साथ वक्त बिताने का टाइम नहीं. कहा जाता है कि हम, जैसे मैंने ये अपने पॉडकास्ट की शुरुआत में एक बात कही कि हम डिप्रेस्ड होते, अपसेट होते तो सीधा ऊपर देखते हैं. तो वो भगवान ने कहा कि यार, ये मनुष्य नाम का प्राणी अगर बार बार ऐसे मेरे पास आते रहेगा तो मैं कब फ्री होऊंगा, मैं कब वेकेशन पे जाऊंगा. तो भगवान ने क्या किया, पहाड़ पे जाके बैठ गए, दरिया के अंदर जाके बैठ गए, बहुत सारे स्टेप्स चढ़ के जब आप जाते हो तब किसी मंदिर तक पहुंचते हो, उस भगवान को मिलने, उसके दर्शन करने, और वहाँ जाने के बाद सिर्फ हाथ जोड़ के ये कहते हो कि भगवान मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम सब ठीक कर दो. ठीक है. तो भगवान ने सोचा कि ऐसे सब आते रहेंगे, उससे बेटर है ये मनुष्य जो है ना वो हर जगह पे मुझे ढूंढने आएगा. अब तो हेलीकॉप्टर में बैठ के भी आ जाता है, लेकिन अपने अंदर कभी झांक के नहीं देखेगा. तो भगवान ने एक आइडिया किया, जैसे मैंने कहा भगवान बहुत स्मार्ट है. तो उन्होंने आइडिया किया, वो मनुष्य के अंदर आके बैठ गए. तो जैसे अगर ये इंट्यूशन की जो आपने बात करी, तो मैंने कहा कि इंट्यूशन तो हमारे अंदर ही है, बट हमारे पास उतना वक्त ही नहीं. तो अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये जो कहते हैं ना मी टाइम, वो अगर हम अपने आप के साथ थोड़ा सा वक्त बिताए, कुछ नहीं तो सिर्फ 5 से 10 मिनट का रोज़ मेडिटेशन करें, तो हम धीरे 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 जो इंट्यूशंस ऑलरेडी है उसे हम और शार्प करेंगे, उन्हें हम और डेवलप करेंगे, और हम उनसे कनेक्ट होंगे. और जब ये कनेक्शन बन गया, ये फ्लाईओवर बन गया, तो सीधा उस भगवान के पास, उन कार्ड्स के पास पहुंचना और लोगों को गाइड करना बहुत आसान हो जाएगा. बहुत ही परफेक्ट और इलैबोरेट तरीके से इस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया. उससे मैं अगला क्वेश्चन आपको पूछूंगा, जब भी आपके पास कोई स्पेसिफिकली आपके कोई प्रॉब्लम लेके आता है आपके पास, तो उसमें आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, या फिर आप उस प्रॉब्लम को समझते हैं पहले और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या फिर इस प्रॉब्लम की गाइडेंस टैरो से मिल सकती है या नहीं? इन शॉर्ट मैं आपको पूछ रहा हूँ कि हर एक इंसान के लिए टैरो रीडिंग एप्लीकेबल है या हर एक प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेबल है? हर एक प्रॉब्लम के लिए ज़रूर से एप्लीकेबल है. अब क्या होता है कि जैसे आप मेरे पास पहली बार आए टैरो रीडिंग कराने के लिए, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए आई विल टेल यू कि आप अपने जिस भी भगवान, जिस भी शक्ति में मानते हैं, उन्हें आप अपने मन में ही याद कर लीजिए और आप उस भगवान को कहिए कि आपको बेस्ट गाइडेंस मिले. जब आप ये चीज़ कर रहे हैं तब मेरे हाथ में मेरे टैरो कार्ड्स हैं. मैं अपने टैरो कार्ड्स के ऊपर हाथ रख के मैं भी अपने भगवान, उस शक्ति को याद करूँगी जो मुझे आज बेस्ट गाइडेंस दे, जिससे मैं आपको गाइड कर पाऊँ. ठीक है. सो इसमें क्या होता है कि आपके अंदर एक एनर्जी है, मेरे अंदर एक एनर्जी है, हम सबके ऊपर एक बहुत बड़ी एनर्जी है. तो वो एनर्जी उस वक्त पे इट मेक्स श्योर, क्योंकि वो एनर्जी हमारे थ्रू आपको एक जवाब दे रही है. तो हम क्या हुए, एक माध्यम हुए, जिसे मैं कहती हूँ कैटलिस्ट. तो हितेन जी, हम और कुछ भी नहीं है. एक टैरो कार्ड रीडर, एक एस्ट्रोलॉजर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक पामिस्ट, ये सब और कुछ भी नहीं है. एक माध्यम है, एक कैटलिस्ट है. अब होता क्या है कि काफ़ी लोग जो कैटलिस्ट है ना, वो ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पावर्स है, मैं तो कुछ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हूँ, मैं तो कुछ बहुत ग्रेट हूँ. बट ऐसा कुछ नहीं होता.
यू नो हमने बस इस विज्ञान को सीखा है, इस ज्ञान को सीखा है, आपसे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, एंड दैट इज़ हाउ हम आपको हेल्प कर पाते हैं, यू नो. सो यूजुअली स्टार्टिंग में जब कोई क्वेश्चन पूछता है या मेरे पास आता है, तो मैं सबसे पहले उनके पास्ट की रीडिंग करती हूँ, जिससे क्या है कि मैं आपको जानती नहीं. मैं तो आज आपको पहली बार मिली, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता. अगर आप मुझे आपके सारे प्रॉब्लम्स कह दोगे, तो बिकॉज इतने सालों से मेरा इस फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो उस फील्ड से मैं समझ जाऊंगी कि गड़बड़ कहाँ पे है, तो मेरे लिए आपको सोल्यूशन देना इजी हो जाएगा. लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं अपने कार्ड्स को स्प्रेड करती हूँ, और फिर वो भगवान और शक्ति को हम याद करते हैं, और फिर मैं आपके पास्ट का एक कार्ड निकालती हूँ, जिससे मैं आपको थोड़ा बहुत आपके पास्ट के बारे में बताती हूँ, करेंटली आपका जो माइंड स्टेट है उसके बारे में बताती हूँ. तो उससे आपको भी मुझ पर और मुझसे ज़्यादा उन टैरो कार्ड्स पे विश्वास आ जाएगा. एंड देन वी गो अहेड विद द सेशन. फिर आप अपने प्रश्न पूछिए, आप कहाँ पे अटके हो, क्या इश्यूज है, उस तरीके से हम जवाब देते हैं. तो जैसे आपने कहा कि आप बिफोर लिसनिंग टू द प्रॉब्लम्स फ्रॉम ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, आप उसका प्रेजेंट स्टेट बताते हैं, माइंड स्टेट बताते हैं, और साथ ही में थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं उसकी बैकग्राउंड को स्टडी कर लेते हैं थ्रू टैरो. जी. तो जब भी आप रीडिंग करते हैं टैरो कार्ड्स की, तो जो स्पेसिफिकली प्रेडिक्शंस होते हैं आपके, वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के साथ ही प्रेडिक्शन रिलेटेड होते हैं, या फिर आप अलग तरीके से भी प्रेडिक्शन देते हैं विच कैन हेल्प इन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन फ्यूचर ऑल्सो? प्रेडिक्शंस अलग तरीके से, मतलब आपका सवाल थोड़ा सा मैं समझी. प्रेडिक्शंस यानी जैसे अगर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का वो आपको सॉल्यूशन पूछ रहा है, आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया है, उसकी गाइडेंस दे दी उसकी. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कुछ रीडिंग के समय दिख रहा है कि ये चीज भी उस इंडिविजुअल को हेल्प कर सकती है, तो आप प्रेडिक्ट करते हैं उस चीज को, या फिर आप प्रेडिक्ट नहीं करते? मैं ज़रूर से करती हूँ. Okay. अब अलॉन्ग विथ टैरो, मुझे न्यूमरोलॉजी भी आता है, एंड आई एम ऑल्सो स्पिरिचुअल हीलर. या सो ये चीज़ें भी मैं पिछले 10-12 साल से प्रैक्टिस करती हूँ. मेरा पैशन, मेरा प्यार मेरे टैरो कार्ड्स है. ओके. बट ये सारी चीज़ें ऐसी है ना हितेन जी, ये बहुत ही वास्ट फील्ड है. आप जितना अंदर जाते जाओगे, आप अंदर और डीप जाते जाओगे, आप और बहुत सारी चीज़ें सीखते जाओगे. तो एक टैरो है, उसके साथ साथ जैसे हम कहते हैं ना, इंसान को हर समय समय पे अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए. कितना भी अच्छा आईफोन आप लेके बैठे हो, बट अगर आप उसको अपडेट या अपग्रेड नहीं करोगे, तो वो बेचारा यूजलेस हो जाएगा. वैसे अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे ना, तो फिर हम भी पीछे रह जाएंगे. सो लोगों को हेल्प करने के लिए वी ऑल्सो अपडेट एंड अपग्रेड. सो मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा, मैंने पामिस्ट्री भी सीखा है, और मैं स्पिरिचुअल हीलिंग और टैरो पिछले 14 साल से कर रही हूँ. सो जैसे आप मेरे पास पहली बार आए, मैंने सबसे पहले आपके पास्ट के बारे में आपको बताया, फिर मैंने आपके क्वेश्चंस सुने, फिर आपसे बात करते करते मैं आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछूंगी. सो जैसे ही मैं आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछूंगी, तो आपका बर्थ नंबर और आपका लाइफ पाथ नंबर मेरे दिमाग में कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा. सो उसके हिसाब से जैसे आप मेरे को क्वेश्चंस पूछते जाओगे, तो जो हम रेमेडीज़ की बात करते हैं, वो रेमेडीज़ हम इस तरीके से देते हैं, इन साइंसेस को कंबाइन करके. क्योंकि ये सारे साइंस जिसे हम विज्ञान कहते हैं, वो अपने आप में इतने प्योर है ना, लेकिन आजकल के जो लोग हैं ना, उन्होंने इन चीज़ों को एक प्रोडक्ट की तरह बेचना शुरू कर दिया है. अगर आप इसको एक प्रोडक्ट ना मानो और एक विज्ञान मानो, एक ज्ञान मानो, जिससे आप लोगों का भला करो, ऑफ कोर्स आपका खुद का भला तो होगा ही. यस, लेकिन पहले थिंक ऑफ गिविंग एंड देन रिसीविंग. वो जैसे आप करते जाओगे ना, वो चीज़ का मज़ा ही अलग है. सो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टैरो, एंड ऑल्सो बाय इतने साल से जैसे हम हीलिंग करते हैं ना, तो सामने वाले का ऑरा, उनके वाइब्रेशंस, इन सब चीज़ों के बारे में भी पता चलता है. सो जैसे ही आज हम पहली बार मिले, तो मैंने आपसे कहा कि हितेन जी आप बहुत भागते भागते यहाँ पे आए हो, तो ऐसे हम लोगों का ऑरा रीड करते हैं, उनके वाइब्रेशंस से उन्हें चीज़ें बताते हैं. तो ये सारी साइंसेस को कंबाइन करके वी ट्राई आवर बेस्ट टू गिव द बेस्ट गाइडेंस, और ऑल्सो उनको जो भी हम रेमेडीज़ देते हैं, सोल्यूशंस देते हैं, वो इस तरीके से ही देते हैं.
तो जैसे आपने कहा, ये सेम आंसर मुझे दिल्ली में मिला था जब मैं कॉफ़ी कप रीडिंग की सेशन पॉडकास्ट कर रहा था। वहाँ पे भी सेम उसी तरीके से रुचिका जी ने कहा था कि वो भी आपकी तरह पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी स्पेशलिस्ट है, उन्होंने भी टैरो भी सीखा है, कॉफ़ी कप रीडिंग। तो उन्होंने भी सेम आंसर दिया था जैसे आपने दिया कि जब भी कोई उनके स्पेसिफिकली एसोसिएट्स या कोई उनके रिलेटिव आते हैं कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगने के लिए, तो वो 4-5 चीज़ों को कंबाइन करके वो सॉल्यूशन देते हैं। जैसे आपने कहा कि आप डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, उसके बाद आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर मूलांक के कैलकुलेशंस चालू हो जाते हैं और उस हिसाब से सभी चीज़ को कंबाइन करके आप सॉल्यूशंस देते हैं। जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, स्पेसिफिकली हम किसी भी ग्रह की महादशा की बात करें, शनि की महादशा हो या गुरु की हो या फिर शुक्र की महादशा हो, तो उसमें सॉल्यूशंस पैटर्न बने हुए हैं कि शनि की महादशा में आपको ये सॉल्यूशन करना है, शुक्र की महादशा में ये सॉल्यूशन करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। करेक्ट। तो अगर टैरो की बात करें, सिंपल, आई एम नॉट कंबाइनिंग ऑल दिस साइंस, आई एम जस्ट आस्किंग यू फॉर द टैरो पार्ट। अगर टैरो की बात करें तो टैरो में जो प्रेडिक्शंस या जो सॉल्यूशंस है, स्पेसिफिकली नॉट प्रेडिक्शंस, सॉल्यूशंस जो है वो हर एक इंसान के लिए अलग है या फिर उसमें भी इसी तरीके से हर एक जो सॉल्यूशंस है वो बने हुए हैं एज पर द प्रॉब्लम्स? टैरो में ऐसे कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बने हुए नहीं है। ओके। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं अपनी पहले की बातें वापस करना चाहूँगी कि जैसे मैंने कहा आपको कि आप कार्ड्स सीखोगे, उसके बाद आप कार्ड से कनेक्ट होगे, कनेक्ट होने के बाद आपका धीरे धीरे इंट्यूशंस डेवलप होगा और ऐसे आप लोगों को गाइड करते जाओगे। तो जैसे हमारे सालों का एक्सपीरियंस होता है, आप धीरे 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 जैसे कार्ड्स के साथ रोज कनेक्ट होते जाओगे, आपको सामने वाले के लिए फ्लैशेस आएंगे। जैसे सामने वाला जो इंसान बैठा हुआ है वो अपनी लाइफ का कोई प्रॉब्लम पूछ रहा है आपको, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सोल्यूशन टैरो में है। जैसे हम टैरो कार्ड्स निकालते हैं, एक एक कार्ड निकालते हैं, जैसे मैं और सिंप्लीफाई कर दूं तो ये जो 79 कार्ड्स है, मैं जो ओशोज एंड टैरो कार्ड्स यूज़ करती हूँ वो 79 टैरो कार्ड्स है। अब ये 79 कार्ड्स है क्या? वो लाइफ के आपके पहले से लेकर लास्ट तक के सारे लाइफ सिचुएशंस पे बेस्ड है। वो हर एक पिक्चर जो है वो आपके लाइफ का एक कोई तो सिचुएशन है, ठीक है? तो वो निकलता है, जैसे जो आपकी एनर्जी है ना हितेन जी, उसी के हिसाब से वो कार्ड आता है। तो वो कार्ड वैसे हुआ जनरलाइज्ड, लेकिन फिर भी वो पर्सनलाइज्ड है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी के हिसाब से वो कार्ड आया। और कहीं ना कहीं 14 साल के बाद यहाँ पे आपके शो के माध्यम से मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर वो कार्ड आया है मतलब कहीं ना कहीं वो बात है जरूर, वरना वो कार्ड आता ही नहीं। सो वो कार्ड स्पेसिफिकली आपके लिए खुला है। सो अगर एक वो नेगेटिव कार्ड है तो हम एक गाइडेंस कार्ड निकालते हैं। वो गाइडेंस कार्ड में जो पिक्चर होता है वो आपकी रेमेडी और वही आपका सोल्यूशन। सो इट इज एज पर योर प्रॉब्लम। आप जो इश्यू लेके आए हो, जो एनर्जीज आपके बॉडी में है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारे आंसर्स हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा हम इतना घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं कि हम अपने अंदर उतरते ही नहीं कभी। अगर हम अपने आप के साथ बैठे तो हमें शायद सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद ही मिल जाए, लेकिन हम वो करते नहीं, इसीलिए हमें बाहर ढूंढना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, टैरो कार्ड रीडर्स के पास, इन सब ऑकल्ट साइंस के पास हमें जाना पड़ता है। सो हर इंसान का सोल्यूशन अलग ही है, क्योंकि आपके सिचुएशन के हिसाब से कार्ड आएगा और फिर एक गाइडेंस कार्ड खुलेगा जो आपको एक रेमेडी, आपको एक सोल्यूशन देगा। तो जैसे आपने इसके पहले के सवाल में कहा स्पेसिफिकली कि हर एक इंसान के लिए यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रेडिक्शन या सॉल्यूशन बना हुआ नहीं है एज कम्पेयर टू हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें या न्यूमरोलॉजी की बात करें, जहाँ पे मैंने कहा एज दशा के हिसाब से उसके सॉल्यूशंस बने हुए हैं। तो जब टैरो की बात करते हैं तो सिंपल एक सवाल पूछूंगा आपको कि टैरो में ऐसे कौन से क्वेश्चंस नहीं लेने चाहिए इंसान को, टैरो रीडर के पास जाता है जब वो, तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस एक टैरो रीडर को नहीं पूछने चाहिए? ओके। अब ये सवाल जो आपका है वो आ गया एथिक्स एंड मॉरल्स का, कि कौन सा सवाल नहीं पूछना चाहिए। ठीक है। तो इतने सालों का जो मेरा अनुभव है, मैं दूसरे लोगों की बात तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद की बात ज़रूर करूँगी कि ये जो बर्थ और डेथ है ये ऊपर वाले के हाथ में है।
right. तो ये सवाल नहीं पूछने चाहिए कभी भी किसी को भी. Okay, okay. एंड सेकेंडली, लड़का होगा कि लड़की होगी, Right. ये सवाल मैं एंटरटेन नहीं करती. Okay, okay. बेटिंग, Right, मैच फिक्सिंग, right, शेयर मार्केट, right, इकोनॉमी, right. ये सारे सवालों का जवाब भी मैं नहीं देती. Okay, क्यों? okay, छोटा सा एग्जाम्पल. okay. आपने मुझे पूछा कि उर्वी ये इस बार वर्ल्ड कप आ रहा है, तो वर्ल्ड कप कौन सा कंट्री जीतेगा? Right, तो मैं कह दूं कि XYZ जीतेगा, ठीक है. लेकिन उसके बाद कुछ होता है ना जिसे हम मैच फिक्सिंग कहते हैं, ठीक है, हमने सुना right, है. Right, right, सो ये चीज़ हो गई. तो right. जो चीज़ सिर्फ एक इंसान से जिसका लेना देना है, Okay. जैसे फॉर एग्जांपल आप आए मेरे पास, Right. आपने अपने लिए पूछा, अपनी फैमिली के लिए पूछा, Right, ठीक है, अपने Right. सिबलिंग्स के लिए पूछा, Right. ये हो गया आपकी पर्सनल चीज़. right, ओके. लेकिन आप जब एक जनरलाइज्ड चीज़ है जो ऑपरेटर बेस्ड गेम्स होती है ना, Right. इसमें आप पूछोगे तो वहाँ पे सिर्फ एक दिमाग, एक इंसान नहीं है. Right. वहाँ पे Right. बहुत सारे दिमाग, बहुत Right. सारे इंसान इन्वॉल्व है. Right. तो ऐसी चीज़ें जिसे हम बेटिंग, स्पेकुलेशन करते हैं, कहते हैं, Yes. उन सवालों के जवाब मैं एंटरटेन नहीं करती. Okay, okay. देखिए, टैरो में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में स्पेशलाइज करते हैं. Okay, जी. जो IPL मैचेस है, वर्ल्ड कप्स है, 2020, हर मैचेस में वो स्पेशलाइज करते हैं. okay. कि अगर मेरे पास कोई आता है और कहता है कि आज IPL में कौन जीतेगा, Right. तो उस हिसाब से मैं पैसे लगाऊं. Right. तो ऐसे लोग हैं Right. जो शेयर मार्केट स्पेशलाइज करते हैं, मैचेस स्पेशलाइज करते हैं. Okay. मैं ये नहीं कहती कि नहीं करना चाहिए, Right. बट मैं ये मानती हूँ कि ये जो टैरो है ये बहुत प्योर है, बहुत डिवाइन साइंस है. Yes. तो इन्हें इन सब चीज़ों में हम मिक्स ना करें तो सही है. Right. अब जो इंसान को ये चीज़ें मॉरली और एथिकली सही लगे Right. वो करे. Right. मुझे सही नहीं लगता, Right. मैं नहीं करती. तो जैसे आपने कहा कि एक इस 4-5 जो प्रोस्पेक्ट्स आपने बताया इस आंसर में, ये आप एज पर एथिक्स आप इन सवालों का जवाब नहीं देती है. जी. लेकिन अगर आज हम कॉम्पिटिटर वर्ल्ड की बात करें, हर एक फील्ड में आपके कॉम्पिटिशन्स 2 कदम आपसे हमेशा आगे रहेंगे. जी. अगर मैं मेरी फील्ड ले लूँ, मैं एक सेबी रजिस्टर हूँ आज करीबन 26 साल से. लेकिन ये पॉडकास्टिंग ये पिछले 2-3 सालों से कह सकते एक पैशन था, देख रहा था सब चैनल्स पे, एंड विथ हेल्प ऑफ मानसी आई स्टार्टेड ऑल दिस थिंग्स, और भगवान की दया से आज पॉडकास्टिंग अच्छे लेवल पे पहुंच गया है. अगर पॉडकास्टिंग की बात करें, आज हम देख रहे हैं पॉडकास्टर्स में अगर इंडिया में कहे तो राज शमानी और रणबीर से बड़ा कोई नाम है नहीं. तो अगर हम हमारे कॉम्पिटिटर्स का प्रिडिक्शन करना चाहें, वेदर इट इज पॉडकास्टिंग और एनी अदर इंडिविजुअल, एनी अदर कह सकते हैं प्रोफेशन, सॉरी, तो वहाँ पे आप अगर कोई इंसान आपके पास आता है और अपने कॉम्पिटिटर्स का प्रिडिक्शन करना चाहता है, तो वो आप करते हैं या नहीं करते? करती ज़रूर हूँ. Okay. लेकिन यहाँ पे भी एक थोड़ा सा एक ट्विस्ट है. Right. अब जैसे मैंने कहा कि आप अगर मेरे पास टैरो के लिए आए, Right. ठीक है, Right. आज शो खत्म होने तक मैं इतनी बार ये चीज़ कहूँगी ना कि आप आ ही जाओगे टैरो Right. के लिए. Right. ठीक है. Right. मजाक कर रही हूँ. सो आप मेरे पास टैरो के लिए आए, सो आपने अपने फैमिली के लिए पूछा, अपने पेरेंट्स के लिए पूछा, अपने सिबलिंग्स के लिए पूछा. Right. समझो कि आप एक कंपनी चलाते हो, आपके कंपनी में काफ़ी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, कोई आपके स्टार एम्प्लॉयज़ हो. Right. ओके. तो उनके परफॉर्मेंस को लेके आप थोड़े से चिंतित हो. Right. तो आप कहेंगे कि उर्वी आप प्लीज़ ये चेक करके दीजिए Right. कि ये एम्प्लॉय आजकल परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं, Right. और कितने टाइम इसका ये डाउनफॉल रहेगा. Right. तो वो हम ज़रूर चेक करते हैं. Okay. लेकिन द ट्विस्ट, अगर आप ये कहोगे कि उर्वी मेरे को इनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है, इनकी मैरिटल लाइफ कैसी चल रही है, Right. या इवन आउट ऑफ कंसर्न आप पूछो कि Right. उर्वी काफ़ी साल से मेरे ये एम्प्लॉय को बच्चे नहीं हो रहे, वो बहुत Right. डिस्टर्ब्ड है, Right. तो इन्हें बच्चे कब होंगे, Right. इनकी हेल्थ कब सुधरेगी, Right. ये हो गया आउट ऑफ कंसर्न. Right. बट वापस से ये अनएथिकल है Yes. कि आप किसी की पर्सनल life. लाइफ के क्वेश्चन आप पूछो. Right. वो इंसान आपके साथ बैठा है और आप पूछ रहे, ठीक है, Right. या तो फिर उनकी परमिशन है तो ही हम उनके पर्सनल लाइफ के बारे में वी एंटरटेन क्वेश्चंस. Okay. Okay. काफी बार ऐसे होता है हितेन जी कि हमारे पास लोग आते पूछते सलमान खान की शादी कब होगी. Right. ये नेशन वांट्स टू नो, Yes. Yes. फिर आजकल एक हॉट क्वेश्चन ये भी है कि ऋतिक रोशन
क्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करेगा? मैं उनसे ये कहती हूँ, आपको क्या? यू नो, यू आस्क फॉर योर सेल्फ, अपने बारे में पूछिए। यू नो, ये मूवी आ रही है स्टार की, तो ये मूवी हिट होगी कि नहीं होगी, उसका प्रोड्यूसर आके बैठे तो मैं बताऊं, मैं आपको एब्सोल्युटली, मैंने जिनसे ये टैरो साइंस सीखा ना, उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज कही कि सवाल ऐसे पूछो कि जिंदगी बदल जाए। उस जवाब से आपकी जिंदगी बदल जाए, या तो आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। एक सवाल की कीमत हर इंसान को पता होनी चाहिए, यू नो। सो यस, एथिकली हम प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जरूर जवाब दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा, आप अपने एम्प्लॉय के लिए पूछ सकते हो, उनके पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते अदर देन देयर परमिशन। तो आप किसी के बारे में, जैसे आपके राइवल्स है या आपके यू नो कलीग्स है, पॉडकास्टर्स है, यस, हम उनके सवालों का जवाब हम दे सकते हैं, बट वी विल मेक श्योर कि हम उनके पर्सनल लाइफ में ना जाए, सिर्फ वर्क रिलेटेड। यस, जैसे आपने कहा कि प्रोफेशनल लाइफ के प्रेडिक्शंस या फिर उनकी गाइडेंस आप दे सकते हैं। रणवीर का हमने देखा था रिसेंटली जो डाउनफॉल आया जी, और आज पिछले 2 हफ्तों से फिर से उसके चैनल्स पे पॉडकास्ट आने चालू हो चुके हैं, और उसमें जो कैपेबिलिटी है वो 2 हफ्तों में नहीं, मैं कह सकता हूँ आने वाले 20 सालों तक वो पॉडकास्टिंग वर्ल्ड में एक बड़ा नाम करेगा अपने लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रणवीर के बारे में, उसके बारे में कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसकी प्रोफेशनल लाइफ के, कि आगे जाके इससे भी बड़ा पॉडकास्टर बनेगा, या फिर ये एक कह सकते हैं सैचुरेशन पॉइंट रणवीर के पॉडकास्टिंग लाइफ में आ चुका है। ओके, अब टैरो में एक चीज कैसी होती है, आपके क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए। जैसे कि एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन हुआ तो टैरो आंसर कैसे करेगा? सो स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रॉब्ली ये आपका हो सकता है कि रणवीर के आने वाले 5 साल पॉडकास्ट की दुनिया में कैसे रहेंगे, कैसे होंगे। यस, डज दिस साउंड गुड? यस, परफेक्ट। चलिए देखते हैं। यस, ओके, ओके, एक चीज जो सारी दुनिया जानती है वो टैरो भी जानता है। तो टैरो ने कहा कि पिछले कुछ महीने, पिछला कुछ वक्त रणवीर की जिंदगी के बहुत खराब गया है। अगर आप ये कार्ड देख सकते हैं तो ये कार्ड है एग्जॉशन का, मतलब वो इंसान इतने बड़े प्रॉब्लम में फंस गया था कि उसमें से निकलते निकलते उसको बहुत तकलीफ हुई है। लेकिन अब, जैसे कि आपका क्वेश्चन है, अब एक्चुअल में अभी से ज्यादा वो इस पॉडकास्ट की दुनिया का हीरो बनेगा। जी, अब वो जो कहते हैं ना कि द सेकेंड लाइफ, वो पॉडकास्ट की जिंदगी का उनका सेकेंड लाइफ अब वापस शुरू हुआ है। और आज से लेके 1.5 साल में आप उन्हें अलग ही हाइट्स पे देखोगे। एंड यस, जैसे हमने कहा कि 5 years, तो डेफिनेटली, लेकिन टैरो इज बीइंग मोर स्पेसिफिक। यू नो, टैरो इज सेइंग कि आज से लेके 1.5 साल तक उनकी जो ग्रोथ हम देखेंगे ना, कहते हैं ना ऑडियंस की याददाश्त वैसे भी कमजोर होती है, तो हम ऑब्वियसली भूल जाएंगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी। हम तो छोड़ो भूल ही जाएंगे, वो खुद भूल जाएंगे कि कैसे वक्त से वो बीत के आगे आए। और वो जब कभी बैठे होंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो ही विल लाफ कि कैसा वक्त, बुरा वक्त मैंने देखा और मैं उसमें से बाउंस बैक होके आया, और इतना बाउंस हो जाऊंगा वो उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा। यू नो, ये जो शेर है वो सारे बकरियों के बीच में है, मतलब पॉडकास्टर की दुनिया का वो शेर बन सकता है, उसमें वो पोटेंशियल है। अभी जैसे मैंने पहले कहा, टैरो गाइडेंस देता है, आगे तो आपका कर्म ही आपको ले जाएगा। सो इफ ही डज द राइट कर्मास, द राइट एक्शंस, उनको पॉडकास्टिंग लाइफ में शेर बनने में, हीरो बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पे स्पेसिफिकली आने वाले 1.5 साल रणवीर के लिए एक कह सकते हैं हाइट्स लाएंगे उसकी प्रोफेशनल लाइफ में। अगर हम राज शमानी की बात करें, यहाँ पे पिछले स्पेसिफिकली 6-8 महीनों में उन्होंने ज़्यादा करके हेल्थ जो नीश है उसी के ऊपर वो पॉडकास्ट कर रहे हैं। Correct. जो शायद किसी पॉडकास्टर के दिमाग में भी नहीं आया है। जब भी हम पॉडकास्टिंग वर्ल्ड की बात करते हैं तो ज़्यादा करके हम ऐसे गेस्ट को इन्वाइट करते हैं जो ज़्यादा वायरल हो, जबकि हेल्थ ऐसी नीश है जो ज़्यादा वायरल नहीं होती है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी माइक्रो निश, और बहुत कम लोग हैं जो हेल्थ के पॉडकास्ट को सुनना या देखना पसंद करेंगे।
तो हम सेम क्वेश्चन मैं राज शमानी के लिए पूछूंगा कि आने वाले 5 साल राज शमानी के लिए कैसे होंगे? ओके, तो राज शमानी की जी के लिए ये कार्ड आ रहा है बाहर। ओके, देखे क्या बोलता है। यस। वैसे हमारे टैरो को और हमें सच बोलने की बीमारी है। ओके। वो मैं हमेशा बचपन से एक मजाक करती हूँ, कोई कहता है कि तू सच बोल रही है ना उर्वी, तो मैं यही कहती हूँ कि क्या करे यार, मम्मी पापा ने झूठ बोलना ही नहीं सिखाया। ओह वाव, आई एम श्योर कि अगर राज जी ये पॉडकास्ट देखेंगे ना, वो खुशी से कुर्सी से उछल पड़ेंगे। यू नो, उनके लिए कार्ड आया है द क्रिएटर का। सो ही इज द क्रिएटर। वो जो चाहे, जिस भी हाइट्स पे जाना चाहे, वो उस सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं। और कार्ड कह रहा है कि वो चुपचाप शांति से, पूरी शिद्दत से, अपना मन लगा के, जो भी आपने कहा कि हेल्थ का नीश पकड़ के वो चल रहे, इतनी शिद्दत से वो शांति से आगे बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे, कि वो कहते हैं ना, एक इंसान में अगर एक सच्चाई होती है और वो उस चीज को पकड़ के चलते जाए ना, उसे मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो ही इज द क्रिएटर, एज यू राइटली सेड, कि किसी ने सोचा ही नहीं था पॉडकास्ट की दुनिया में एक हेल्थ चैप्टर पकड़ के हम इतना आगे जा सकते हैं, बट ही इज प्रूविंग इट। सो ही इज द क्रिएटर। एंड साइलेंस का कार्ड कहता है कि साइलेंटली, स्लोली स्लोली, स्टेप बाय स्टेप वो इंसान और इस फील्ड में उतरते जाएगा। और अगर इन्हीं चीजों को पकड़ के वो चलते रहे, वो डिविएट नहीं हुए, तो ही विल बी अ मोर बिगर नेम देन टुडे। उसी से मैं तीसरे इंसान के बारे में आपसे प्रेडिक्शन पूछूंगा इस पॉडकास्ट में, अभिषेक कर। सोशल मीडिया की बात करें, आइदर यू हैव टू बी अ गुड रिसर्चर और अ गुड स्टोरी टेलर, और यू हैव टू बी अभिषेक कर, दोनों में से आप एक चीज होनी चाहिए आप में। ये मैंने काफी लोगों से सीखा है और एक्सपीरियंस से सीखा है पिछले 5 साल के सोशल मीडिया के। या तो अच्छे स्टोरी टेलर बन जाओ, जिससे आप कोई भी टॉपिक पे बात करो आप वायरल हो जाओगे, जो अभिषेक कर हो रहा है पिछले 5 सालों से। करेक्ट। या फिर एक कुछ कह सकते हैं, एक ऐसे रिसर्च, एक ऐसी नीश पे को पकड़ लो, जैसे मैंने राज शमानी के लिए कहा कि हेल्थ जैसी नीश को उसने पकड़ा, उस पर रिसर्च की, प्रोमिनेंट गेस्ट को अपने पॉडकास्ट में बुलाया, और आज उसके हर एक पॉडकास्ट में बिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। तो अभिषेक कर के लिए आने वाले 5 साल कैसे होंगे? क्योंकि उसमें भी, उनकी लाइफ में भी हमने देखा था, रणबीर की तरह एक डाउनफॉल आया था बीच में, बट अगेन ही इज बैक टू स्क्वायर वन, ऊपर की तरफ फिर से अपने माउंटेन टॉप पे आ चुके हैं। तो आने वाले 5 साल अभिषेक कर के लिए कैसे होंगे? ओके, अभिषेक जी, दिस इज फॉर यू। ओके, सो काज अभिषेक जी के लिए ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो भी शुरू किया ना, एक कहते हैं ना कि एक ऊपर वाले ने एक आवाज़ दी, या तो एक मन की आवाज़ सुनी, और बस वो घुस गए इस फील्ड में। उन्होंने शायद से बहुत कुछ ज़्यादा प्लानिंग की नहीं, अपने एक इनर वॉइस को सुना, अपनी गट फीलिंग को उन्होंने रिकग्नाइज किया, और वो आ गए इस फील्ड में। तो उस इंसान ने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितना मैं रिसर्च कर पाऊँ, जितना मैं इस फील्ड के बारे में और जान पाऊँ, मैं लेता जाऊँ इन्फॉर्मेशन, और मैं उतने ही रॉ तरीके से मैं अपने ऑडियंस को उस चीज़ को देते जाऊँ। तो जब भी आप अभिषेक जी के पॉडकास्ट देखोगे, उनकी वीडियोस देखोगे, वो इंसान ही इज जस्ट बीइंग एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। वो अपने जो भी उनका नॉलेज है ना, वो बस देते जाते हैं। इसी वजह से काफ़ी जो ऑडियंस है वो उनसे और कनेक्ट होते जा रही है, क्योंकि जितने आप प्योर और ट्रू रहोगे टू योर प्रोफेशन, वो आपको और वहाँ पे मिलते जाता है। सो ये उसी फ्लो से ये इंसान अगर चलते जाएगा ना और भी आगे, तो ये बहुत ग्रो करेंगे। लेकिन साथ में ये एक कार्ड आया है जो नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव कार्ड का ये मतलब नहीं है कि उन्हें डरना है। ये नेगेटिव कार्ड उन्हें एक बहुत बढ़िया गाइडेंस दे रहा है कि अगर वो बर्डन लेंगे चीज़ों का, जैसे हम जानते हैं कि हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं ना, इट्स लोनली एट द टॉप। सो आप जितना आगे बढ़ने की शिद्दत में बढ़ते जाओगे ना, तो एक पॉइंट आएगा कि आपको ये लगेगा कि यार
अब मेरे को समझ ही नहीं रहा है मैं क्या करूं, मैं किससे अपनी बात शेयर करूं, ही माइट फील लोनली, ओके, और एक काम के बर्डन में शायद वो नीचे धंस सकते हैं। तो उनके लिए यही गाइडेंस है कि आप जिस सच्चाई से और जिस शिद्दत से काम कर रहे हो ना, उसी चीज को पकड़ के चलते जाओ, और इन चीजों में आप अपने सच्चाई को मत छोड़ना। जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, वहां पे ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट आ सकता है, तो उस ट्विस्ट में आप बर्डन फील करोगे या आप लोनली फील करोगे, तो आप अटक जाओगे। तो ये कार्ड उन्हें गाइडेंस दे रहा है कि आप अपनी सच्चाई को, अपनी अच्छाई को और अपनी ऑथेंटिसिटी को मत छोड़ना, तो ये बुरा वक्त शायद ना आए। Otherwise, yes, he will grow a lot. और उनके ये 2 साल, coming 2 years are very good for him. But he needs to be careful. तो कोई ना कोई नेगेटिव चीजें होती रहेंगी जिसका उन पे बर्डन आएगा, लेकिन he has to be careful at that time. Absolutely. अगर वो careful रहते हैं, he'll reach heights. लास्ट में एक इंसान के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे, मानसी ठक्कर। आप भी जानते हैं कौन है, मैं भी जानता हूँ जी जी। एंड अगर उनकी ऑफलाइन प्रेजेंस देखिए आज, शी इज़ वन ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कह सकते हैं इंडिया में नहीं, लेकिन सॉरी बॉम्बे में नहीं, लेकिन इंडिया में उनका नाम गिना जाता है अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें। और अगर स्पेसिफिकली मेंटोरशिप की बात करें या फिर गाइडेंस की बात करें, तो उनसे ज़्यादा मेंटोरशिप अच्छा कोई नहीं दे सकता है, या फिर हैंड होल्डिंग कोई नहीं दे सकता है आपको। एब्सोल्युटली। तो मानसी के बारे में पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि आने वाले 5 साल उनकी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे उनको और ग्रोथ मिलेगा। मानसी के बारे में जवाब देने में मुझे अलग खुशी होगी, बिकॉज शी इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, एंड एज यू राइटली सेड, मेंटोरशिप और ये दुनिया में शी इज़ डिफरेंट। यस, 100%। And I totally respect the personality she is और जहाँ से उन्होंने ग्रो किया है। एंड ये सारे जिनके नाम आपने लिए, तो she is the only one whom I know. But yes, टैरो करते वक्त हम न्यूट्रल रहते हैं, तो अगेन yes, भले वो मेरी अच्छी दोस्त है, but we'll be neutral here for her. Lovely. The cards are very good. ये कार्ड हमें कहता है कि इस इंसान ने आज तक जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उन्होंने अपने हर लाइफ के स्टेप को बहुत ही मैच्योरली एनालाइज किया है, समझा है, प्लान किया है, और फिर ही वो आगे बढ़े हैं। और उनका हमेशा से नेचर है कि वो कभी भी कुछ भी काम करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो लोगों को साथ लेके चले। तो ये जो उनका नेचर है ना, लोगों को साथ लेके चलना, पार्टिसिपेशन का कार्ड कहता है कि शी विल ऑलवेज मेंटेन दिस एटीट्यूड। ठीक है, कार्ड कहता है, लेकिन अगर कर्म से भी वो यही चीज करेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, तो पार्टिसिपेशन मतलब सिर्फ वो ही लोगों को लेके चल रहे वैसा नहीं है, लोग भी उन्हें लेके चलेंगे। उन्हें टाइम टू टाइम अच्छी सपोर्ट सिस्टम मिलती रहेगी, उन्हें टाइम टू टाइम अच्छे गाइड्स मिलते रहेंगे, उन्हें टाइम टू टाइम ऐसे मौके मिलते रहेंगे जहाँ पे वो लोगों को मेंटोरशिप करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, और अपने प्रेजेंस की पार्टिसिपेशन से वो लोगों का भला करते रहेंगे। सो अगर आप पूछे कि उनके आने वाले 5 साल कैसे रहेंगे, तो मैच्योरिटी और पार्टिसिपेशन से जैसे आज तक उन्होंने हर डिसीजन लिया है, आगे बढ़ते गए हैं, वैसे ही वो करते रहेंगे, तो सच में उन्हें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये जो कार्ड है वो किसी टाइम फ्रेम का नहीं है। तो ये वो कहता है कि मटीरियलिस्टिक गेन्स भी होंगी, और नेम और फेम इनका जरूर बनेगा। अगला सवाल आपको मैं पूछूंगा यहाँ से, जैसे आपने चारों इंसान के यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं कहूँगा सेलिब्रिटी, सॉरी इंसान नहीं कहूँगा लेकिन सेलिब्रिटीज कहूँगा, इनके प्रेडिक्शंस यहाँ पे किए हैं, ऐसा कोई टैरो रीडिंग सेशन है जहाँ पे कोई आपके स्पेसिफिकली ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने आए हैं या फिर आने वाले होंगे उस व्यक्ति की लाइफ में, जो शायद उसके लिए बहुत ही क्रिटिकल या फिर बहुत ही एक बुरा समय लाएगा, उसका प्रेडिक्शन पहले ही आपने कर दिया है या उससे बचाया है? ऐसा कोई सेशन या ऐसा कोई रियल लाइफ के स्टडीज अपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। ओके, अभी 14 साल हो गए इस फील्ड में, सो डेफिनेटली यस, ऐसे केसेस आए हैं। लेकिन एक केस मैं ज़रूर शेयर करूँगी।
मेरे पास सालों पहले एक लेडी आई थी, एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में उनका बहुत बड़ा नाम आज के ज़माने में है। वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि उर्वी, प्रॉपर्टी मेरी अच्छी खासी अटकी हुई है और काफ़ी सालों से मैं इस चीज़ में अटकी हुई हूँ और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि अब मैं इसमें से बाहर कब आऊँ, और मेरा करोड़ों का नुकसान ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। सो आप प्लीज़ मेरे को गाइड करिए। सो उन्होंने पहले मुझे ये कहा कि रिसेंटली मुझे एक इंसान मिला है किसी के थ्रू, और उन्होंने मुझे कहा है कि आप मुझे एक XYZ सम अमाउंट दीजिए और मैं आपको इस प्रॉब्लम से, आपके प्रॉपर्टी के इस प्रॉब्लम से मैं आपको बाहर निकालूंगा। सो उर्वी, आप पहले मुझे ये चेक करके दीजिए कि ये इंसान मेरा काम कब करके देगा। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने टैरो खोला। तो वो इंसान उनका काम कब करके देगा वो जाने दो, पहले टैरो ने ये बता दिया कि ये जो इंसान है ना वो ही गलत है। सो जब मैंने उनको ये चीज़ कही तो उन्होंने कहा उर्वी ये तो रेफरेंस से आया है, पॉसिबल ही नहीं है कि ये इंसान गलत हो। मैंने कहा कि बात सही है, बट अब जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अगर कार्ड आया है तो कुछ तो रीज़न है। तो मैंने कहा मैम फॉर श्योर या तो ये इंसान गलत है या तो ये आपका काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्ड कह रहा है कि आप अभी इसके साथ आगे मत चलिए। सो आपका काम कब होगा ये तो अभी देखने का कोई मतलब ही नहीं है। बट समहाउ शी डिड नॉट बिलीव इट। या वो घर गए और फिर भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस था उस इंसान का, तो उन्होंने उनको XYZ अमाउंट जो था दे दिया, जो भी लाखों में था। ठीक है, 2 महीने बाद उनका मुझ पे फोन आया, कहा कि उर्वी मैं बहुत बड़ी गधी हूँ, मैं बहुत बड़ी स्टूपिड हूँ। शी लिटरली सेड दिस कि मैं, आपने मुझे मना किया फिर भी मैंने वो चीज़ करी और मेरा करोड़ों का नुकसान तो हो ही रहा है और लाखों भी उसमें ऐड हो गए। सो टैरो आपको गाइड करता है, टैरो आपको बताता है, अब मानना नहीं मानना आपकी चॉइस है, यू नो। तो मैं ये नहीं कहती कि टैरो में आया तो बस ब्लाइंडली, बट देन आप अंडरस्टैंड कीजिए कि आपकी एनर्जीज के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है। तो अगर ये कार्ड आ रहा है तो वो कुछ तो कहना चाहता है, यू नो। आप अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप थोड़ा सोच के करिए, और अगर आपने फॉलो कर लिया होता, थोड़े टाइम रुक गए होते तो शायद कोई और सोल्यूशन मिल जाता। सो टैरो आपको गाइड करता है और टैरो आपको बचा भी सकता है, प्रोवाइडेड यू लिसन टू इट और आप उस तरीके से कर्म करिए, एक्शन करिए। 100%। जैसे अब हम जब टैरो सेशन कर रहे थे हम इन चारों का, इस समय मैंने नोटिस किया आपने कुछ लोगों के लिए 2 कार्ड्स निकाले, कुछ के लिए 3 कार्ड्स निकाले। इसके पीछे मैं जानना चाहूँगा ये क्या है? ओके, सो कैसा होता है कि जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे ना तो हमारे अंदर एक एनर्जी होती है, जो एनर्जी कहती है कि उर्वी वो कार्ड पिक कर। या तो जैसे वो कार्ड कहता है कि मुझे आना है, मेरे पास वो जवाब है, यू नो। अब सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है, बट अब कार्ड कैसे बोल रहा है। सालों तक हम कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रोज मैं कार्ड्स को अपने हाथ में लेकर मेडिटेट करती हूँ, कार्ड्स के साथ कनेक्ट होती हूँ। तो एक पॉइंट के बाद जैसे हम कहते हैं ना, हमारा इनर वॉइस हमें जवाब देता है। तो ये कार्ड्स के साथ जब इतने सालों का प्यार है तो वो प्यार भी कुछ तो जवाब देगा ना। तो वो एक खिंचाव होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये कार्ड है, ये कब से बुला रहा है कि उर्वी मुझे बाहर आना है। मैं कोई तो सवाल का जवाब हूँ, लेकिन अभी कोई सवाल आया नहीं है बाहर। ये शायद बुला रहा है, प्रॉबेबली आप और कुछ पूछ सकते हो या और कुछ पूछना चाहते हो, इसीलिए ये बाहर आना चाहता है। तो इसको हम अभी यहाँ पे साइड में पार्क करते हैं, क्योंकि इसकी बारी जरूर आएगी। ठीक है, तो ये कार्ड ने मुझे बुलाया, मैंने वो कार्ड निकाला, और साथ साथ मुझे वो कार्ड भी कह रहा है कि मेरे पास भी और एक, इसी इंसान के लिए और एक जवाब है। तो हम 2 कार्ड निकालते हैं। 2 कार्ड निकालने के बाद कभी ऐसा लगता है कि ये शायद से थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है, या इसमें और एक मुझे गाइडेंस चाहिए, तब हम तीसरा कार्ड भी निकालते हैं। या सो इट्स प्योरली बेस्ड ऑन योर इंट्यूशंस एंड आप कितना अच्छे से आपके कार्ड्स के साथ कनेक्टेड हो, उसके ऊपर है ये पूरा साइंस। इसीलिए मैं इसे ज्ञान विज्ञान कहती हूँ। सिर्फ विज्ञान नहीं, सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान विज्ञान कनेक्शन इंट्यूशन, और उसकी मेहर हो जाए तो फिर मजे है। ये जो आपने अभी किस्सा कहा कि ये कार्ड निकालने के लिए आपको इंट्यूशन आ रहे थे कि ये कार्ड मुझे बाहर निकालना है,
there is some answer related to some question which I wanted to ask you. जब मैंने पॉडकास्ट के क्वेश्चंस बनाए थे ओवरनाइट, तो मैंने पांच इंसानों का नाम शॉर्टलिस्ट किया था. 4 तो हम कर चुके, 5th मैं था. बट ड्यूरिंग दिस सेशन व्हाइल आस्किंग यू दिस क्वेश्चंस फॉर दिस ऑल फॉर पीपल, मैं मेरी थॉट्स में मैं पीछे जा रहा था कि मैं मेरा नाम लूँ या ना लूँ. राइट नाउ आई वाज रिलेक्टेंट अबाउट आस्किंग माई सेल्फ टू अबाउट स्पेसिफिकली ये टैरो के सेशन में. तो जैसे आपको भी इंट्यूशन था, मैंने भी ओवरनाइट डिज़ाइन किया था, 5वां मेरा नाम था. अब जब कार्ड भारी निकल चुका है तो आप मेरा नाम ले लीजिए 5th नाम. सो देखिए, आप रिलेक्टेंट थे. और शायद हम फ्लो में आगे चलते जाते आप रह जाता, भूल जाते. 100% तो कार्ड, बिकॉज आई वाज रिलेक्टेंट कि मैं मेरा पूछूं या ना पूछूं. नॉट बिकॉज मेरा ये पहला टैरो सेशन है या पहली बार मैं ये कार्ड्स को देख रहा हूँ, उसके लिए नहीं. बट आई डोंट नो व्हाई आई वाज रिलेक्टेंट. मेरे पास कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, तो प्लीज लेट मी नो. सो टैरो चाहता था कि आप पूछिए. Yes. और प्रॉब्ली आपको आज आंसर मिले. वो है ना हितेन जी, ये सब एक कॉलिंग होता है. आप चाहो और आपको मिल जाए, ऐसा टैरो में नहीं होता. अगर वो चाहे कि आपको जवाब आज मिलना है, तभी आपको जवाब मिलता है. तो चलिए आपका टैरो करते हैं. सो पॉडकास्टिंग की लाइफ की जो जर्नी के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ट्रैवलिंग का कार्ड आया है. सो ट्रैवलिंग का कार्ड ये कहना चाहता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. सो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में ऐसे होता है कि वो मेहनत करते रहते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब वो अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यार मैं तो कुछ आगे ज़्यादा पहुंचा नहीं हूँ, मैं तो वहीं के वहीं हूँ. लेकिन आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा कि आप मेहनत करते जाओगे और धीरे धीरे आप सक्सेसफुल होगे. जैसे आप देख सकते हैं कि इस कार्ड में बहुत सारे माउंटेन्स है और एंड में यहाँ पे सनराइज है. मतलब बहुत सारे पहाड़ चढ़ने बाकी है, लेकिन एंड में सनराइज होगा. मतलब कि कामयाबी मिलेगी. और ये कार्ड आपको कह रहा है कि आप के अंदर कहीं ना कहीं एक सच्चाई है. एक कहते हैं ना कि एक छोटा सा बच्चा है. जो हम काफी लोगों के अंदर जो ये इनर चाइल्ड होता है ना, वो मर जाता है. लेकिन आपके अंदर एक छोटे से बच्चे के जैसे क्यूरियोसिटी है इस फील्ड को लेके. तो वो जो आपकी क्यूरियोसिटी है, वो आपके अंदर जो एक बच्चा है ना, वो आपको कहीं ना कहीं कहते जाएगा कि अब मैं ये करूं, अब मैं नए गेस्ट को बुलाऊं, या मैं कुछ नए थिंग के बारे में सोचूं. दिस थिंग, ये जो चीज़ है ना, वो आपको धीरे धीरे इस फील्ड में और आगे लेते जाएगी. काफ़ी बार ऐसे भी थॉट्स आएंगे कि मैं इस फील्ड को छोड़ दूं, क्या मैं अपने उसी से भी जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूं उसी के पास वही करना वापस शुरू कर दूं, ये सब छोड़ दूं. ऐसे थॉट्स ज़रूर आएंगे. मेरी इस बात को याद रखना. ऐसे थॉट्स ज़रूर आएंगे. लेकिन इस फील्ड को नहीं छोड़ना है. कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, उसके बाद भी कीप कंटिन्यूइंग, कीप गोइंग अहेड. तो आपको सक्सेस ट्रैवलिंग के बाद सनराइज जरूर होगा. और ये जो हमारा कार्ड है, हमने साइड में इसको रखा था. ये आपके सेबी के फ्यूचर के लिए रखा था. तो ये कार्ड हमें दिखा रहा है कि लोगों के साथ मिलके, एक टीम वर्क में मिलजुल के आप काम करते जाओगे. जैसे सेबी एक अकेले का काम तो है नहीं जो भी आप कर रहे हो. और आप थोड़ी देर पहले शेयर कर रहे थे कि काफी सालों से आप इस फील्ड में हो. या तो ये चीज बता रहा है कि आप उस फील्ड में बहुत लंबा और चलोगे. और ये कार्ड ये भी समझा रहा है कि यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ है. और हमेशा फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ से आएगा ही. वो कहते हैं ना कि एक साइड से जब पैसा आते रहता है, तो दूसरे साइड पे ना हम अपने पैशन को बहुत ही रिलैक्स्ड माइंड से फॉलो कर सकते हैं. सो यहाँ से पैसा आते रहेगा और यहाँ पे आप अपने पॉडकास्ट का जो पैशन है, लोगों को मिलना, नेटवर्किंग, वो आप फॉलो करते रहोगे. सो सेबी भी कभी नहीं छोड़ना है. यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ होते रहेगा और लोगों के साथ मिलके एक टीम वर्क बना के आप काम करते रहिए. जो आपने मेरे नेचर के बारे में यहाँ पे कहा, उस पर मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे आपको कह सकते हैं ऐड ऑन करना चाहूँगा. जो आपने स्पेसिफिकली कहा कि एक क्यूरियोसिटी है या एक भोलापन या एक बच्चापन है अभी भी मेरे अंदर. ये मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे लिए शायद मेरे फैमिली मेम्बर्स कहते हैं वो नेगेटिव पॉइंट है. बिकॉज आई कैन नॉट बी डिप्लोमैट इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ और एनी विथ एनीवन.
जो मेरे दिमाग में है वही मेरे मुंह पे रहता है। मैं डिप्लोमेट कैसे बनूं या डिप्लोमेसी कैसे अपने डेली लाइफ में इन्वॉल्व करूं, मैं नहीं कर सकता हूं वो चीज़ों को। ये शायद मानसी ने भी कई बार मुझे सिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं अब तक नहीं सीख पाया वो चीज़ें। और इसीलिए कई बार उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, कई बार नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं उसके। और जहाँ तक आपने प्रोफेशन की बात की, आज इस प्रोफेशन में 26 साल से हूँ, एक सेबी रजिस्टर हूँ, ऑथराइज पर्सन, जो आज की डेट में इंडिया में बहुत कम जन आपको मिलेंगे। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर आपको काफ़ी मिल जाएंगे, कह सकते हैं यहाँ पे ऐसे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जिनको फाइनेंस का एफ भी शायद नहीं पता है, लेकिन सोशल मीडिया पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके, जस्ट बिकॉज दे आर स्टोरी टेलर्स। एक्सपीरियंस नहीं है बट स्टोरी टेलर्स है, इसके लिए फॉलो हो जाते हैं वो। लेकिन अगर सेबी की बात करें या मेरे मेन प्रोफेशन की बात करें, इस समय स्पेसिफिकली मेरा मंथली जो फाइनेंस है उसी फील्ड से आता है। पॉडकास्टिंग इज़ जस्ट अ पैशन, जहाँ पे मैं अलग अलग फील्ड के नेटवर्क के लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ और उसी तरीके से अलग अलग चीज़ें को एक्सपीरियंस सीखना चाहता हूँ। और अगर 5 साल पहले कहें, मेरी ऑफलाइन प्रेजेंस आज भी काफ़ी अच्छी है, ऑनलाइन प्रेजेंस सिर्फ 5 साल 6 साल से बनी है विद हेल्प ऑफ मानसी। और उसी तरीके से आज पॉडकास्टिंग भी मानसी ने शुरुआत की थी कि पॉडकास्ट आप चालू करिए, अपना शो बनाइए, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड आज मेरी चैनल 35,000 सब्सक्राइबर्स बेस पे आ चुकी है। That's amazing. विद इन 6 months ऑफ टाइम, 6 महीने पहले ये चैनल की शुरुआत हुई थी विद जस्ट नॉर्मल स्पिरिचुअल वीडियोस, और उसके बाद मैंने पॉडकास्टिंग चालू की। और आज भगवान की दया से आज अगर आपका मैं पॉडकास्ट कहूँ, दिस इज़ योर 43rd पॉडकास्ट विच आई एम डूइंग विद इन अ स्पैन ऑफ 3 months। वाओ। सो उस तरीके से पॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई है। एंड जैसे आपने कहा, आपकी गाइडेंस है, आपकी जो रीडिंग है, अगर ये सब सही हुआ तो आने वाले समय में कह सकते हैं अच्छा खासा इस लेवल पे तो पहुँचने की आशा रखता हूँ। देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं उस तरीके से। जी, मैं वापस से आपको कहूँगी हितेन जी के ट्रैवलिंग कार्ड है, राइट, मेहनत करते रहिए, राइट, सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। 100%। तो उसी से मैं आपको अगला सवाल पूछूंगा। आपको आने वाले एपिसोड्स में हम और एक डिस्कस करेंगे मूलांक 1 से 9, यहाँ पे स्पेसिफिकली उसके बारे में उस पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजी की साइंस जो है उसको हम टैरो से कैसे जोड़ सकते हैं, वो नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। Sure. और इसी के बाद स्पेसिफिकली हम एस्ट्रोलॉजी पे भी फोकस करेंगे, पामिस्ट्री पे फोकस करेंगे कि उन 2 पर्टिकुलर साइंस को टैरो के साथ मिला के कैसे हम अपने प्रॉब्लम्स जो आपके सामने आते हैं उसके सॉल्यूशंस आप देते हैं, उसके बारे में पूरा हम एपिसोड डिज़ाइन करेंगे उस पर्टिकुलर 3 अलग अलग साइंस को कह सकते कनेक्ट करके। लेकिन यहाँ पे लास्ट के 2-3 सवाल जो मैं आपको पूछना चाहूँगा, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा कोई कह सकते हैं एक कॉमन मैन का इंट्यूशन टैरो रीडिंग के लिए जब आपके सामने आता है, तो ऐसा कोई कॉमन इंट्यूशन आपके सामने पहले ही आ जाता है उस इंसान के लिए, जिससे आपका जो टैरो रीडिंग सेशन है उस पर्टिकुलर इंसान के लिए वो स्मूथ हो जाता है, या फिर इजीली आप उसके प्रेडिक्शंस या उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे सकता है? ऐसा कोई कॉमन इंट्यूशन रहता है आपके अंदर, या फिर हर एक इंसान के लिए इंट्यूशंस अलग होते हैं आपके लिए? हर एक इंसान के लिए इंट्यूशन अलग होता है। Okay. क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हर एक इंसान की अपनी एक अलग एनर्जी है। सो जैसे अलग एनर्जी है वैसे उनके लिए इंट्यूशंस भी अलग आता है। Right. किसी के लिए कुछ अलग इंट्यूशन आता है, किसी के लिए कुछ अच्छा आ सकता है, किसी के लिए कुछ बुरा आ सकता है। यू नो, सो आप ये इंट्यूशन की बात कर रहे हैं तो मुझे एक केस याद आया, मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। सो एक बार क्या हुआ था, मैं आउट ऑफ मुंबई गई हुई थी। मैं जब वेकेशन पे जाती हूँ, मेरी ये बहुत बुरी और बहुत अच्छी आदत है कि मैं जब भी वेकेशन पे जाती हूँ ना, मैं अपने कार्ड्स अपने साथ कैरी नहीं करती। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मैं वेकेशन पे जा रही हूँ तो उन्हें भी वेकेशन चाहिए। राइट। सो काफ़ी लोग कहते हैं कि बुरी आदत है, क्योंकि आप बाहर जाते हो, आप नए लोगों से मिलते हो। वो काफ़ी बार लोग कहते हैं कि हमें टैरो सेशन चाहिए, आप कार्ड्स लेके आए हो क्या साथ में? तो मैं कहती हूँ मैं नहीं ले आई हूँ, क्योंकि हम कहीं पे भी टैरो सेशन नहीं करते, क्योंकि हर एक जगह की भी एक एनर्जी होती है, यू नो। तो वहाँ पे कितनी नेगेटिव एनर्जीज है, उन सब नेगेटिव एनर्जीज को पहले क्लियर करो, फिर वहाँ पे टैरो करो। अगर वो एनर्जीज ठीक से क्लियर नहीं हुई है तो ठीक से प्रेडिक्शंस होंगे नहीं। इसीलिए आई कीप अ स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे मैं अपना टैरो करती हूँ, क्योंकि वहाँ की एनर्जीज रोज क्लीन होती है। या जैसे पहले का, ये बहुत प्योर साइंस है। लोगों को जिस तरह से इसे लेना है, पैसे कमाने की मशीन करनी है, मार्केट बनाना है, देयर चॉइस। बट मैं बहुत ही जेन्युइनिटी से, ऑथेंटिसिटी से आगे बढ़ती हूँ।
सो मैं एक बार आउट ऑफ मुंबई गई थी, वहाँ पे एक मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट है, उनका मुझे कॉल आया। उन्होंने कहा कि उर्वी मैं चेन्नई में हूँ अभी और मुझे आपकी बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। मैंने मन में कहा अभी चेन्नई से फ़ोन कर रही है तो ऑब्वियसली ज़रूरत होगी, हाय हेलो के लिए तो फ़ोन नहीं किया। सो मैंने कहा बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि उर्वी मैं चेन्नई एयरपोर्ट पे उतरी और मैं कैब में बैठ के होटल रूम पे पहुंची, मैं फ्रेशन अप हुई और मुझे सडनली याद आया कि मेरी पर्स गायब है। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वेकेशन के लिए गए थे और उन्होंने बैठ के याद करने की कोशिश की कि पर्स टैक्सी में रह गया होगा, यहाँ वहाँ कहाँ रह गया होगा। तो उनके पास टैक्सी वाले का नंबर था, फ़ोन किया और जस्ट बिकॉज इट वाज थ्रू रेफरेंस तो उन्होंने ट्रस्ट किया कि टैक्सी में तो पर्स नहीं रह गई। फिर वो बहुत याद करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें सडनली स्ट्राइक हुआ कि जब वो एयरपोर्ट पे उतरे थे एंड उन्होंने वॉशरूम यूज़ किया था तो वहाँ पे बाहर आने के बाद जहाँ पे वो हैंड वॉश कर रहे थे वहाँ पे उन्होंने पर्स बाजू पे रख दी थी। और वो अपनी धुन में वहाँ से निकल के पहुँच गए होटल रूम में आ गए। सब वो मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि उर्वी वॉशरूम में पर्स पड़ा था तो ये तो कोई भी अब तक लेके चला गया होगा। ठीक है, मेरे आधार कार्ड, मेरे डॉक्यूमेंट सब मेरे पास है, पैसे है उसमें, बट मैं जिस होटल में हूँ ना वहाँ से एयरपोर्ट 2 घंटे दूर है तो मुझे वापस टैक्सी मंगवानी पड़ेगी। मैं टैक्सी में बैठ के वापस जाऊँ तो आप प्लीज़ मेरे को टैरो में चेक करके बोलिए ना कि मुझे वो पर्स मिल जाएगी तो मैं वापस जाऊँ। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो मेरे कार्ड्स है ही नहीं, जैसे आप वेकेशन पे हो वैसे मैं भी वेकेशन पे हूँ। तो उन्हें मेरी ये पुरानी आदत पता है। तो कहा कि अब कार्ड्स नहीं है लेकिन जस्ट बिकॉज मैं आपके पास 7-8 साल से आ रही हूँ, मुझे पता है कि मैं आप पे और आपके इंट्यूशंस पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे आपके इंट्यूशन से बताएंगे कि वो पर्स मुझे मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे 15 मिनट का वक्त दीजिए। ठीक है, मैं अपने रूम पे गई, वहाँ पे मैं आंख बंद करके थोड़ी देर सबसे पहले मैंने अपने आप को रिलैक्स किया। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जब ऐसा कोई केस आता है तो हमारे दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, हमारा माइंड बहुत लॉजिकल होता है। और बचपन से ना लॉजिकली थॉट प्रोसेस की मेरी आदत है। तो जिस गुरुजी ने मुझे ये साइंस सिखाया ना, तो मैं उनको इतने सवाल पूछती थी ना, कार्ड्स ऐसे ही क्यों स्प्रेड करने हैं, जैसे आपने पूछा कार्ड पे ऐसे आप हाथ रखते हो, दूसरा कार्ड क्यों निकाला, तीसरा कार्ड क्यों निकाला, ये कार्ड ऐसे क्यों, इसको ऐसे क्यों, उफ इतने सवाल। तो एक दिन ना मेरे गुरुजी ने मुझे बिठाया और बड़े प्यार से सिर्फ एक चीज़ कही, और आज से 15 साल पहले उन्होंने जो चीज़ मुझे कही ना वो आज भी मेरे जहन में एकदम फ्रेश है। उन्होंने मुझे कहा कि उर्वी, जिस दिन आप ये लॉजिक छोड़ दोगे ना मैजिक होना शुरू होगा। और नितिन जी मैजिक हुआ। वक्त लगा क्योंकि ये लॉजिकल माइंड को बोलना कि भाई तू साइड में बैठ और फिर उस मैजिक को हमने अंदर आने दिया, एक्सेप्ट किया। सो वक्त लगा थोड़ा सा, बट धीरे 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 जैसे मैंने कहा कनेक्शन, डेवलपिंग योर इंट्यूशन एंड देन गोइंग अहेड विद द साइंस। सो ये होना शुरू हुआ। सो मैं अपने रूम में गई, मैं बैठी और मैंने थोड़ी देर मेडिटेट किया। मेडिटेशन करते वक्त आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे लिटरली फ्लैशेस आने लगे कि वो जो उनका पर्स है वो अभी भी उसी वॉशरूम में है, किसी ने वहाँ से उसे हटाया भी नहीं है, छुआ भी नहीं है, खोल के चेक भी नहीं किया है, और उन्हें 100% वो बैग मिल जाएगी। सो मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनको कहा कि आप निकलिए होटल रूम से और आप जाइए। उनका पर्स है वहाँ पर, फिर भी मुझे पूछ रहे 2 घंटे का रास्ता है उर्वी, एयरपोर्ट जाओ ना। मैंने कहा आपको विश्वास है तो आप जाइए, बैग मिल जाएगी। तो फिर वो वहाँ से निकले और मैंने कहा रास्ते में ना आप कोशिश करिए कि आप जिस भी फ्लाइट से आए थे ना आप उन्हें फ़ोन करिए और उन्हें कहिए, उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, वो भी हेल्प करते हैं हमें, समहाउ दे विल हेल्प यू। आप उनसे बात करिए। तो उसने कहा ऐसे थोड़ी कोई फ़ोन उठाता है। मैंने कहा कोशिश तो करिए, पॉसिबल है कि कोई फ़ोन उठा ले, 2-3 बार के बाद ही उठा ले। सो वो उसने उनको कॉल किया तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। 15 मिनट के बाद वो वापस मुझे कॉल कर रहे कि कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा उर्वी। मैंने कहा कोशिश करिए वापस, आई एम श्योर कोई फ़ोन उठा लेगा। फिर उन्होंने वापस कॉल किया तो जिस फ्लाइट से वो आए थे उनके ऑफिशियल्स ने फ़ोन उठाया
उन्होंने ये प्रॉब्लम कहा कि मेरा पर्स ऐसे रह गया है, तो प्लीज़ आप किसी को भेज सकते हैं कि वो पर्स अंदर से ले आए। तो उन्होंने वहाँ पे वॉशरूम के बाहर जो लेडी है उनको अंदर जाके बोला कि आप देखिए पर्स है, तो वो लेडी अंदर गए, वो पर्स वहीं पे था और वो पर्स लेके वो बाहर आए। उन्होंने एयरलाइन वाले ने अपने डेस्क पे रखा वो पर्स, और तब तक ये जो मेरे क्लाइंट थे वो पहुंच गए। उन्होंने खोल के देखा, सारे पैसे, सारी चीज़ें, लड़कियों के पर्स में मेकअप का सामान होता है, सारी चीज़ें इंटैक्ट एज इट इज़। वहाँ से पहला फ़ोन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उर्वी पर्स वहीं पे था, कितने लोग आए गए लेकिन वो पर्स वहाँ से नहीं हटा, यू नो, इट वाज देयर ओनली। राइट। सो ये जब आप लॉजिक छोड़ देते हैं ना, तो ये मैजिक होना शुरू हो जाता है। सो जो आप इंट्यूशंस कहते हैं ना, हर इंसान के लिए अलग इंट्यूशन होता है, क्योंकि उसकी एक एनर्जी है, उसकी एनर्जी के हिसाब से कार्ड है और उसी के हिसाब से इंट्यूशन है। सो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, कार्ड्स जनरलाइज्ड है, मतलब 79 कार्ड्स है। आप आए, आपकी वाइफ आई, आपके मॉम डैड आए, कार्ड्स सेम है, लेकिन फिर भी पर्सनलाइज्ड आंसर्स मिलेंगे आपको। सो दिस इज द मैजिक ऑफ टैरो। काफ़ी कुछ सीखने मिला इस एपिसोड में। हमने टैरो का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, टैरो एक्चुअल में है क्या, टैरो का साइंस क्या है। जैसे आपने 4-5 अलग अलग विद्याओं को कनेक्ट करके आप अपने क्लाइंट्स को सॉल्यूशन देते हैं टैरो के थ्रू, न्यूमरोलॉजी या पामिस्ट्री या जो स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं आप, उसके बारे में। इस पर्टिकुलर सेशन के एंड में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मेरा ये टैरो का पहला रीडिंग सेशन था। इनफैक्ट मैंने टैरो कार्ड भी पहली बार 1-on-1 देखे हैं, किसी टैरो कार्ड रीडर को भी पहली बार मिला 1-on-1। आपने सेशन की शुरुआत में कहा था या किसी आंसर में आपने कहा था कि काफ़ी बार हम देखते हैं मॉल्स में भी आपको टैरो कार्ड रीडर मिल जाते हैं जी। कितने ऑथेंटिक है, कितना सही तरीके से टैरो की जो साइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता है। लेकिन जब 14 साल का एक्सपीरियंस किसी प्रोफेशन में होता है, जैसे आज मेरा 24 साल का एक्सपीरियंस है, मानसी का 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, आपका 14 साल का एक्सपीरियंस है, किसी भी प्रोफेशन में 15 साल से ज़्यादा आप अगर बिताते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आप उस प्रोफेशन में ऑथेंटिकेट कहलाते हैं या फिर आप एक्सपीरियंस कहलाते हैं। और जब 15 साल का इतना बड़ा ड्यूरेशन, 14 साल का इतना बड़ा ड्यूरेशन किसी भी प्रोफेशन में हम बिताते हैं, तो कह सकते हैं एक जो लेने की इच्छा होती है वो निकल जाती है, ज़्यादा करके हम देते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो ये मैंने 26 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है कि आज की तारीख में मैं लेने में कम बिलीव करता हूँ, जितना हो सके अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। और पॉडकास्टिंग के वर्ल्ड में कहूँगा कि स्पेसिफिकली टैरोस के जो अब तक मैंने पॉडकास्टिंग एपिसोड्स देखे हैं यहाँ पे, उसमें जितने टैरो के बारे में मैंने जो समझा था, जो सुना था, उससे काफ़ी अलग ये आज का सेशन मैंने एक्सपीरियंस किया है। और आने वाले, जैसे मैंने विदाउट आस्किंग यू इवन कि वेदर यू आर विलिंग टू डू नेक्स्ट एपिसोड, मैंने आपको इनवाइट दे दिया कि आने वाले सेशंस में हम मूलांक 1 से लेकर 9 या फिर अलग अलग कॉम्बिनेशंस पे एपिसोड को डिज़ाइन करेंगे। और इस हमारी जो जर्नी आज जो शुरू हुई है, उसमें हमारी ऑडियंस को काफ़ी कुछ और सीखने मिलेंगे हमारे आने वाले एपिसोड्स में। तो थैंक यू वेरी मच उर्वी जी, आपने जो आज की तारीख में, आज के दिन पे स्पेसिफिकली जो सेशन दिया है, जो नॉलेज दी है टैरो के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हितेन जी। सबसे पहले आपके इनविटेशन के लिए, मुझे पूछे बिना जो सेकंड पॉडकास्ट का आपने इनवाइट दे दिया, उसके लिए अभी से आपको थैंक यू। और आज के सेशन के लिए, मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए और इस टैरो को ट्रस्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।